India's best learning app. Welcome back with the new chapter of life process 1, that is the excretion. और अभी तक हमने पिछले चैप्टर्स में सबसे पहले न्यूट्रिशन को पढ़ा, जहां हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में जानकारी लिया, फिर हाउ दैट गेट यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ये रिस्पिरेशन में हम लोगों ने जाना, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैसे ये सब मूव करते हैं। और आज के इस टॉपिक में एक्सक्रीशन टर्म में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स का शरीर से बाहर जाना होता है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ जो टर्म हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सक्रीशन कहते किसको हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। तो इस टर्म में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी इस प्रोसेस में हमारे शरीर का नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट होते हैं। अब यहाँ से बच्चों सवाल उठता है कि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट आते कहाँ से हैं और क्या है ये नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो इनकी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। बिफोर दैट सबसे पहले हम लोग वापस चलते हैं एक बार फिर से अपने उस टर्म पे जिस टर्म का नाम था रिस्पिरेशन, जिस टर्म का नाम था एक्सक्रीशन। ओह, ये आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि किस तरह से हमारा न्यूट्रिशन के प्रोसेस में किस तरह से हमारे बॉडी में बने हुए प्रोटीन से एमिनो एसिड बने। प्रोटीन से क्या बने? एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड की ही चर्चा अभी हम लोग करेंगे, बाकी की चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। तो एमिनो एसिड की शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना यूटिलाइज होने के बाद जो रेस्ट बचे हुए एमिनो एसिड हैं, यही एमिनो एसिड फर्दर मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया बनते हैं और यूरिया वाटर में घुल करके यूरिन का निर्माण करता है और इसी यूरिन का शरीर से बाहर निकलने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीशन हम ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा कौन? तो इसको हम लोग कहेंगे अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच रिलीज अमोनिया, जिनमें अमोनिया यानी NH3 को रिलीज करते हो एज एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमोनियोटेलिक। इसका एग्जाम्पल हो सकता है फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये आपके हो गए अमोनियोटेलिक। जो दूसरा हम लोगों का एग्जाम्पल होगा उसका नाम होगा आपका यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक दूसरा हम यहाँ लिख रहे हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कहने का मतलब जो यूरिया रिलीज करता हो, यूरिया को रिलीज करता हो। जैसे ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? यूरियोटेलिक है। ह्यूमन क्या है? यूरियोटेलिक है। क्यों? क्योंकि यह यूरिया रिलीज करते हैं। तो वी रिलीज यूरिया, दैट्स व्हाई वी आर यूरियोटेलिक। अब बात करेंगे तीसरा का, दैट इज द यूरिकोटेलिक। तीसरा हमारा हो जाएगा यूरिकोटेलिक। अगर हम लोग बात करेंगे यूरिकोटेलिक की, तो वह ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज करते हो, यूरिक एसिड यह भी एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो नाइट्रोजीनस है। तो यूरिक एसिड रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो रेप्टाइल्स को। आप इसके एक जगह पे ले सकते हो रेप्टाइल्स, बर्ड्स
ये सभी के सभी यूरिकोटेलिक हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन वी कैन कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू यूरिकोटेलिक, एमिनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। तो ये तीन बात, ये हो गई हमारा तीन जो डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीशन। तो बच्चों हमारी बात चल रही थी कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे थे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक चीज़ है कि ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस फिगर को पूरे प्रयास के साथ अच्छे से समझ के याद रखेंगे ताकि आप इसको बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में आए तो बना सकें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा जो है वो क्या क्या चीज़ का बना हुआ है। तो बच्चों हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले 1 पेयर ऑफ किडनी मौजूद है। क्या है? 1 पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सभी मिलकर के हमारे किडनी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का निर्माण किया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों 1 पेयर ऑफ किडनी है। ये क्या है? 1 पेयर ऑफ किडनी दैट इज सिचुएटेड आइदर साइड इन आवर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन, यानी हमारे पेट में यह एब्डोमिनल रीजन में यह आइदर साइड सिचुएटेड है। और देखो बच्चों इनसे निकलने वाला ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहा क्या? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम लोग कहते हैं किडनी। किडनी से निकलने वाला ट्यूब, यानी कि यह क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है। और ये यूरेटर एक जगह पॉइंट आउट होते हैं, कहाँ पे? तो इस यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पॉइंट आउट होते हैं? इस यूरिनरी ब्लैडर में। यह एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होकर के जमा होते हैं और जमा होकर टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम है। अब अगर हम लोग किडनी की किडनी की बात करें तो हमारा जो किडनी है वह अंदर से देखने पे आप पाएंगे कि हमारे किडनी के अंदर का जो फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन की जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। बड़ी ध्यान से समझिएगा इसके स्ट्रक्चर को। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे। ये इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एबेल्ड रहते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं एक कलेक्टर से। किससे जुड़े हुए होते हैं? एक कलेक्टर से। अब ये कलेक्टर क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। इस तरह से यह एक कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये हमारे बोमेन्स कैप्सूल हैं। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एफरेंट आर्टरी। ये एफरेंट आर्टरी एक प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाला ये स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये हो गया हमारा इफरेंट। इफरेंट और एफरेंट। तो एफरेंट, ये एफरेंट है। एफरेंट का मतलब होता है ये मोटा वेन है एफरेंट, ठीक है, ये मोटा है। और ये है इफरेंट, इफरेंट ये थोड़ा पतला है। ये क्या है? पतला है। तो जब एफरेंट आर्टरी से ब्लड पहुंचते हैं इस एरिया में, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो एफरेंट आर्टरी से ब्लड पहुंचे इफरेंट आर्टरी में और ये जो हिस्सा है तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, यहाँ से कम ब्लड रिलीज होता है, जिसके कारण इस हिस्से में प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज किया और ज़्यादा इंक्रीज करने के कारण इस हिस्से का जो मटेरियल्स है वो ड्रॉन आउट हो जाते हैं इस ट्यूब में। तो इसी हिस्से को हम लोगों ने नाम दिया क्या? तो बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या नाम देंगे? बोमेन्स कैप्सूल। बच्चों ध्यान से देखेंगे।
इस बोमेंस कैप्सूल से जब ये फ्लो होगा तो इस एरिया में पहुंचेंगे और ये ट्रांसपोर्ट होते हुए धीरे धीरे ये पहुंच जाएंगे हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। बिफोर दैट जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है, इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम 3 भागों में बांट देंगे। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें से पहले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहले प्रोसेस को क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरे को कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ से जरा सा बात को समझेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब हो गया कि इस प्रेशर के कारण, एफरेंट आर्टरी के प्रेशर, एफरेंट वेन्स के प्रेशर के कारण यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ, जिसके कारण यह ट्यूबुलर फ्लो आउट हुआ, ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ, और ये ट्यूब्स के जरिए जो ये निकल कर बाहर आ गए, इस ट्यूब के अंदर जो आ गए, इस बोमेंस कैप्सूल के दीवारों को पार करके जो लिक्विड पार्ट ब्लड के इस ट्यूब्स के अंदर आ गए, इस प्रोसेस को हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यूजफुल मटेरियल्स होंगे वो इस हिस्से से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस हिस्से से क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर के फिर से मेन सर्कुलेशन में चले जाएंगे। तो जो ये मेन सर्कुलेशन में जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इसमें मौजूद, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनका ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, और ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाएंगे। यही है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आपके वो कलेक्ट होंगे, और यहाँ से यही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होकर फिर से हमारा स्ट्रक्चर का निर्माण किया, और उस स्ट्रक्चर का नाम है आपका यूरेटर। तो ये यूरेटर तक पहुँच जाएंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है, और ये बोमेंस कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स से बने हुए हैं। तो बच्चों ये जो हमने क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है यही आपका रीनल ट्यूब्यूल्स है। इसमें जो आप यू शेप्ड देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं हैनल्स लूप। इसको क्या कहेंगे, हैनल्स लूप। याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा कि यू शेप्ड शेप ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड हैनल्स लूप। अब यहाँ से देखेंगे कि यूरिन के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज एमिनो एसिड्स का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो बचे हुए मटेरियल्स होंगे उन बचे हुए मटेरियल्स का शरीर से बाहर निकलना ही आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन कहेंगे। लेकिन ये बाहर नहीं बल्कि यह वेसल्स में, ये सैक में जमा होते हैं, और सैक से टाइम टू टाइम शरीर से बाहर आते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के सैक्स का निर्माण नहीं हुआ, जिसको कि आप ब्लैडर कहते हैं, इस ब्लैडर का निर्माण नहीं हुआ। जैसे आप बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में ब्लैडर का निर्माण नहीं हुआ। दे कैन नॉट स्टोर द यूरिन आफ्टर द फॉर्मेशन। जैसे ही वो फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये खास फैसिलिटीज है, क्या वो स्टोर कर सकते हैं अप टू अ लिमिट, अप टू अ टाइम, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू रिलीज आउट। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इसके जो ओपनिंग्स हैं वो गार्डेड होते हैं स्फिंक्टर मसल्स से। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्फिंक्टर मसल्स का ओपनिंग या क्लोजिंग कंट्रोल होता है नर्व यानी ब्रेन से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि इन द कंट्रोल है किसके, नर्वस कंट्रोल यानी कि ब्रेन के कंट्रोल में है। बच्चों इस फिगर को हम लोग इम्पॉर्टेंट मानते हैं।
और इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप इससे फर्दर ऑन जो भी क्वेश्चंस आए उसको आप कर सकें। फिर एक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है वो है बच्चों, एक थोड़ी सी जानकारी के लिए स्टोन्स की बात करेंगे। स्टोन्स कई बार आपने सुना होगा कि किसी किसी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो जाता है। आखिर ये स्टोन होता क्या है? तो दिस स्टोन इज द सेडिमेंटेशन ऑफ द यूरिया टुगेदर। ये देखिए, इस तरह से सेडिमेंटेशन के द्वारा यूरिया आपस में जमा होते जाएंगे और इनका शेप चेंज करता जाएगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इनका शेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस इज द सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के द्वारा ये स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्टोन की वजह से हम लोगों को यूरिन डिस्चार्ज करने में या यूरिन के फॉर्मेशन में या ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो बाय सर्जरी और बाय द लेज़र और बाय सम रेमेडीज वी कैन गेट क्योर्ड आउट फ्रॉम दिस स्टोन फॉर्मेशन। लेकिन कई बार हमारे किडनी की फेलुअरिटी भी होती है, जिसको कि हम लोग रीनल फेलुअरिटी के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रीनल फेलुअरिटी। किडनी का अर्थ रीनल होता है, तो रीनल फेलुअरिटी। और ऐसे केसेस में हमारे पास एक ही उपाय बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट के मेन वेन से इंजेक्ट करके ब्लड को बाहर निकालते हैं। उस ब्लड को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसमें हिपेरिन मिलाते हैं, और हिपेरिन मिलाने के बाद उस ब्लड को एक डायलिसिस मशीन के अंदर से गुजारते हैं। यह डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि आपका इस तरह का एक सेलोफिन का ट्यूब बना हुआ है। ये इस तरह का सेलोफिन का ट्यूब बना हुआ है, और इस सेलोफिन के इस ट्यूब में हम लोगों को ब्लड को गुजारना है। और इसके बाहर इस हिस्से में हम भर देते हैं डायलाइज़र। इस हिस्से में क्या करेंगे, डायलाइज़र भर देंगे, और इस हिस्से से हम मरीज़ के बॉडी का ब्लड को, इसमें जो हिपेरिन मिलाया हुआ है, इसको यहाँ से डालेंगे। यह ब्लड कैरीड आउट होकर के यहाँ से फिल्टर होकर के बाहर निकलेगा, और वापस इसे पेशेंट के बॉडी में डालेंगे, थोड़ा सा गर्म करके, वार्म प्लस एंटी हिपेरिन मिला के इसको फिर से हम मरीज के बॉडी में डाल देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस, एंड दिस इज नीडेड इन द केस ऑफ रीनल फेलुअरिटी, कंप्लीट रीनल फेलुअरिटी और द पार्शियल रीनल फेलुअरिटी। पहले तो यह प्रोसेस बहुत ही कठिन था, लेकिन अब तो यह मतलब बिल्कुल पोर्टेबल हो गए हैं। हम लोग कार के अंदर बैठ के भी या फिर ऑफिस जाने आने के दरमियान भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद बात आती है प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो प्लांट में कोई खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो दे विल पोर देयर excretory product either through the transpiration, or they have the capacity to put their excretory materials either in the form of gums, resins, or they also store some kinds of the excretory product in their tubers, in their roots, and somewhere in the एब्सेसिक लीव्स, जो लीव्स पुराने होके गिरते रहते तो उसके अंदर भी स्टोर कर देते हैं, और इस तरह से यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निजात पाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का
एक रेफरेंस। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये लाइव प्रोसेस 1 का क्लास यहाँ से समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग लाइव प्रोसेस 2 यानी कि रिप्रोडक्शन और उससे आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। India's best learning app.